चलो, हमने पढ़ा है एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वो कौन बनाता है? उसके अंदर कौन कौन है? चीफ आरती बताएगी। सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर कौन कौन है? परफेक्ट। और चीफ मतलब सेंट्रल अथॉरिटी कंसिस्ट्स ऑफ एंड 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 Central authority consists of chief commissioner and commissioners and such other official members as may be prescribed. अब अगर चीफ कमिश्नर्स को लोग चाहिए जैसे कि ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स विच हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कंज्यूमर, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपॉइंट कर सकती है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उनकी सैलरीज, अलाउंसेस और मेथड्स, अपॉइंटमेंट सब कैसे होगा? एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रेगुलेशंस। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है, वो कौन हैंडल करता है? और डायरेक्टर जनरल को अगर और लोग चाहिए, एक एक करके बताओ। ऐसे नहीं, एक एक करके बताओ। चलो, हाथ उठाओ। किसको बनता है डायरेक्टर जनरल का जो विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग, उसमें डीजी के अलावा और कौन कौन है? हाँ, सबको नहीं बनता तो सब नहीं हाथ उठा रहे हैं। तुम बताओ। हाँ, एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डिप्टी और डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है। अगर डीजी को अपने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के लिए कुछ लोग चाहिए जैसे कि असिस्टेंट, एडिशनल, डेप्यूटी या फिर नॉर्मल डायरेक्टर और जॉइंट, अगर ये लोग चाहिए तो वो लोग भी अपॉइंट करके देगा। वो लोग उसकी गाइडलाइंस में ही काम करेंगे उसके अंडर, और वो चाहे तो अपनी सारी पास या कुछ पास उनको डेलीगेट कर सकता है। कल हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है टू इशू डायरेक्ट, नहीं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर वो किसी अदर रेगुलेटर को भी रेफर कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये अदर लॉ का मैटर है तो वो जो उस लॉ को रेगुलेट कर रहा है, उस लॉ के मैटर्स को रेगुलेट कर रहा है, वो उसको रेफर कर सकता है कि ये लो, डीजी ने रिपोर्ट दी, आगे का मैटर तुम हैंडल करो। वो तीन चीजें कर सकता है। रिकॉल ऑफ गुड्स आफ्टर नोइंग कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ वायलेशन हुआ है ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, अगर दो चीजें हुई है तो वो क्या करेगा? हाथ उठाओ। ऐसे में क्या है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं। तुम बताओ। अगर सीजी सेंट्रल अथॉरिटी के ने ऑर्डर पास करना है कि वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये मैंने दोनों चीजें बता दी, तो वो क्या कर सकता है ऑर्डर पास करने के साथ साथ? क्या रिकॉल कर सकता है? ठीक है, और डिसकंटिन्यू ऑफ व्हाट? परफेक्ट। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है सारी सर्विसेज, रिकॉल कर सकता है। और सेकेंड पॉइंट क्या था? रीएम्बर्समेंट ऑफ प्राइसेस। इसका मतलब है जो कल नहीं आए थे कि जैसे कि हमने 4 पॉइंट स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि अगर वॉयलेशन ऑफ राइट्स, मतलब जब सेंट्रल अथॉरिटी आती है, सेंट्रल अथॉरिटी का मेन क्या है? टू रेगुलेट मैटर्स ऑफ वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और प्री जुडिशियल, एनीथिंग विच इज प्री जुडिशियल टू द कंज्यूमर इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। ये 4 पॉइंट्स याद है सबको? सेंट्रल अथॉरिटी के है कि इन मैटर्स के रिगार्डिंग वो रेगुलेट, इन मैटर्स को वो रेगुलेट करता है, इनके केसेस वो हैंडल करता है।
तो अगर पता चलता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और वायलेशन ऑफ राइट्स, मतलब उन चार में से दो चीजें, अगर पता चलता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि हाँ वायलेशन है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, तो वो ऑर्डर पास करेगा कि यहाँ वायलेशन है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और जितने गुड्स उसने बेचने की कोशिश कर रहा था वो, उसके पास जितना स्टॉक था वो हमने वापस बुलाना है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी वो चीज वापस बुला लेगी कि अब ये तुम गुड्स नहीं रख सकते, सर्विसेज विड्रॉ करा देगी कि अब ये सर्विसेज आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। जितने लोगों ने परचेज किए थे उनसे वो गुड्स, उनको बोलेगा कि सारे पैसे वापस दे के आओ। और थर्ड कि बोल देगा अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो डिसकंटिन्यू, ये वाली प्रैक्टिस अब आप फॉलो नहीं कर सकते, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर हमने 9 पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, वही 9 पॉइंट्स में से अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो उसको डिसकंटिन्यू करा देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अगर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, एंडोर्सर, पब्लिशर, एडवर्टाइजर, ये 4-5 लोग फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देते हैं तो कितनी पेनाल्टी है? फॉर द फर्स्ट ऑफेंस 10 लाख, सब्सिक्वेंट 50 लाख। हाँ जी, बोलो ना। एडवर्टाइजर, पब्लिशर, एज द केस में, ये उन्हीं की सबकी है ना, और वर्ड लिखा है बेटे। अगर इशू डायरेक्शंस टू द कंसर्न ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर और एंडोसर और एडवाइजर और पब्लिशर, इन चारों में से किसी ने भी गड़बड़ की है, बेचने वाले ने, प्रोडक्ट बनाने वाले ने, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने वाले में, प्रोडक्ट को जिसने एडवर्टाइज को पब्लिश किया है उसको, इन चारों को हम पकड़ सकते हैं, एनी वन ऑफ देम। ठीक है, और लिखा है ऑल थ्री, ऑल टू, ऑल फोर और एनी वन। ठीक है, हम यही कंफ्यूज होते हैं जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो हमारा इंटरप्रिटेशन मिस आउट हो जाता है। अलग से फिर नीचे दिया है, देखो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में उन्होंने बताया कि इन चारों लोगों को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ सेंट्रल अथॉरिटीज ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि ये नेसेसरी है इम्पोज पेनाल्टी करना, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मिसलीडिंग और एडवर्टीजमेंट में मैन्युफैक्चर या फिर एंडोसर, तो तुमको लग रहा है एडवाइजर और पब्लिशर की क्या, तो वो उनकी नीचे लिखी है ना, प्रोहिबिट कर देगा उनको, एंडोसर को। उनकी पेनाल्टी नहीं है ना, उनको बोल दिया कि हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे 1 साल के लिए। अब देखो उसने प्रोडक्ट तो बनाया नहीं गलत, उस बेचारे ने ना क्रीम में कुछ मिलावट की है और फिर बेचा है, उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया स्टॉक बेच के, उसने एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट करके 10-20 हजार रुपए कमाए होंगे। ठीक है, चलो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा तो 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, बेचने वाले से तो कम ही कमाया है कंपेरेटिवली, तो उसके लिए पेनाल्टी इसलिए डिस्क्राइब्ड है कि हम आपको प्रोहिबिट कर देंगे, आप ऐसी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। आपकी गलती क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट की एड की है जो प्रोडक्ट गलत है, हो सकता है आपने उसे यूज किया हो सकता है आपने नहीं किया हो। ठीक है, आपने बस मार्केट में बोला है कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से स्किन अच्छी होती है, तो इसके लिए मैं आपसे 20-20 लाख, 10-10 लाख रुपए चार्ज कर दूं, जेन्युइन है क्या? इसलिए उसके लिए बोला है कि आपको हम प्रोहिबिट कर देंगे 1 साल के लिए, और बार बार करोगे तो 3 साल के लिए। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है और एंडोसर है, और मैन्युफैक्चरर और एंडोसर अ पेनाल्टी ऑफ 10 lakhs फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रवेंशन और एंडोसर विच एक्सटेंड्स टू 50 lakhs, और उसके बाद फिर उसको वापस प्रोहिबिट भी कर सकते हैं हम 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। अब लिखा है कि सेंट्रल अथॉरिटी को अगर लगता है किसी ने पब्लिश की है ऐसी एडवर्टीजमेंट्स, पता होने के बाद भी, पता होने के बाद भी कि ये प्रोडक्ट गलत है, तो आपकी पेनाल्टी विच में एक्सटेंड्स टू 10 lakhs। नो एंडोर्सर शैल बी लायबल, अगर उसने अपना ड्यू डिलिजेंस या फिर बता प्रूव कर दिया हो कि मैं सच्चा इंसान हूं, तो उसको पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर पब्लिशर ने भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें पब्लिश की तो उसको पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर उसने जानबूझ के पता होने के बाद विड्रॉ करा ली या मॉडिफाई करा लिया तो उसको पेनाल्टी लगेगी। फिर हमारा टॉपिक था सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर में है सर्च और सीजर, जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन विंग है, ठीक है, वो चाहे तो एंटर हो सकता है कभी भी किसी के भी
प्रेमाइसेस में, ठीक है, टू सर्च व्हाट, डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और रिकॉर्ड्स। इन तीनों का वो सर्च ले सकता है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी दो एक्टिविटीज थी हमारी, कंज्यूमर, वही चार एक्टिविटीज, वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स या प्री जुडिशियल टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। अगर ये चार चीजें हो रही हैं तो वो किसी के भी प्रेमाइसेस यानी जहां पे वो काम करते हैं, बिजनेस एरिया, वहां पे एंटर हो सकते हैं और चेक कर सकते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और आर्टिकल्स की सही में ये चीज है कि नहीं है। ठीक है, अगर उनको लगता है तो वो सीज कर सकते हैं वही डॉक्यूमेंट्स, वही आर्टिकल और वही रिकॉर्ड्स। इसमें कुछ पॉइंट्स थे कि एंट्री एट रीजनेबल टाइम, मतलब रात के 2 बजे आप एंटर नहीं करोगे, इसलिए वर्ड लिख दिया है रीजनेबल टाइम, कि एक ऑफिस आवर्स होते हैं, या चलो 10 बजे के पहले, वो डिफाइंड नहीं है इधर पे, पर बोल दिया है एक रीजनेबल टाइम में आप एंटर। सुबह 4 बजे किसी की एंटर, कभी सुबह 4 बजे टैक्स की रेट भी नहीं पड़ती, एक रीजनेबल टाइम होता है, वो मॉर्निंग 9 बजे 10 बजे ऐसे ही आते हैं। तो एक रीजनल टाइम पे आप एंटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और रिकॉर्ड, ठीक है, जिसके लिए आपको एविडेंस मिल सके कि ये पर्सन ने वायलेशन किया है। उसके बाद मेक अ नोट और अब जितना स्टॉक है उसके लिए नोट बना सकते हो। थर्ड, रिक्वायर, उनको बोल सकते हो किसी भी पर्सन को कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोड्यूस करो, तो उनको बोल सकते हो कि ये वाला आर्टिकल लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, या ये फिर रिकॉर्ड लाओ। सर्च एंड सीजर एग्जैक्टली क्रिमिनल प्रोसीजर में जो होता है वैसे वाले प्रोविजंस उस पे एप्लीकेबल होंगे। अब जितने डॉक्यूमेंट आपने सीज किया, रिकॉर्ड्स को या आर्टिकल को, उनको 20 डेज में रिटर्न दे दो जो उनकी ओरिजिनल कॉपीज थी, ठीक है। अगर वो आर्टिकल स्पीडी और नेचुरल डिके में है तो उसको डिस्पोज कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था टमाटोज, बना देते, ठीक है, टमाटोज है। अब अगर पता चल रहा है कोई इंजेक्टेड टमाटोज बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके प्रेमाइसेस में एंटर हुए, ठीक है, उनको बोला टमाटोज लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, किससे खरीद रहे हो, वो इंजेक्शन लेके आओ, कौन सी इंजेक्शन लग रही है, ठीक है। अब जब आप इनका जो इंजेक्शन है उसका जाके लेबोरेटरी में चेक कराओगे, या आप लोग आपस में उनके रिकॉर्ड्स चेक करोगे, क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है, तो ये तो सड़ जाएंगे ना। तो स्पीडी और नेचुरल डिके का मतलब होता है कि जो चीज सड़ने वाली है, जो चीज खत्म होने वाली है, उनको वहीं डिस्पोज ऑफ कर दो। भाई ये तो गलत है ना, टमाटोज इसमें दिख गया तुमको एंटर होते साथ ही कि इंजेक्टेड है, डिस्पोज ऑफ करना, वहीं खत्म कर दो, वहीं फेंक दो, वहीं जला दो, कुछ भी कर दो, कैसी भी फॉर्म में उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है। अगर खत्म नहीं हो रहे होते हैं, या फिर किसी की क्रीम में कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर्सन से वो सैंपल मंगाओ, लेबोरेटरी, अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में चेक कराओ कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या डिफेक्ट है, जिस पर्सन ने कंप्लेन किया वो वाला डिफेक्ट है कि नहीं, या कोई अदर डिफेक्ट है, वो सब चेक करके हमें रिपोर्ट बना के दो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को रिपोर्ट बना के दो विद इन 45 डेज। 20 डेज वाला, ये वाला, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं किसी के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, बैलेंस शीट्स, तो आपको उनको रिटर्न तो करने पड़ेंगे ना, तो उनकी सर्टिफाइड कॉपीज आप रख लो, कॉपीज आप रख लो, और 20 दिन में उनके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दो। हो सकता है सामने वाला गलत नहीं हो, आपको और टाइम चाहिए टू चेक, टू इन्वेस्टिगेट, तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप क्यों रखोगे, उनकी जेरोक्स कॉपीज आप रखो, उनकी कॉपीज लिखा हुआ है कि उनकी कॉपीज लेके आप रख लो, और बाकी चीजें रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे कि सर्च एंड सीजर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो तुम्हें ये इतना पता होना चाहिए कि भाई सर्च और सीजर यानी कि हमको कंडक्ट करना पड़ता है जब वो चार चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम कभी भी एंटर हो सकते हैं रीजनेबल टाइम में, उनसे नोट्स बनवा सकते हैं इन्वेंट्री का, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को बोल सकते हैं, बस 3 ही है, ठीक है, और सारी प्रोसीडिंग्स उसके अंडर चलेंगी। फिर अगर ये फिर एक्सप्लेनेशंस है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लेके आते हो तो फिर 20 डेज में वापस दे दो, उसके बाद फिर अगर कोई आर्टिकल सीज किया है और वो अगर स्पीडी एंड नेचुरल डिके से रिलेटेड है, उसको डिस्पोज ऑफ कर, अगर नहीं है तो फिर उसको फिर अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेज दो। एक था विक्सेशियस सर्च, यानी बहुत ज्यादा डेप्थ में जा ये यही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर अगर आपको कोई प्रोडक्ट जैसे क्रीम है, अगर आपको वो लग रहा है कि इसके अंदर किसी ने कंप्लेन की हुई है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ है जिससे मेरी पूरी स्किन खराब हो गई है, तो आपने क्या किया, उस पर्सन को बोला कि सैंपल दो,
ठीक है, आपने या फिर ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर है उससे बोला सैंपल भेजो हमें इसका, हमें चेक करवाना है। आपने वो चेक कराने के लिए अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में भेजा कि इसमें चेक करो, जो कंप्लेन आई है कि इसको स्किन से रिलेटेड कोई भी इसमें इन्फेक्ट ये है क्या केमिकल, अगर उसमें वो चीज है या इसके अलावा भी कोई डिफेक्ट्स है तो हमें वो रिपोर्ट बना के भेजो। अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी वाले भेजेंगे, किसको भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को जहां आपने कंप्लेन की हुई है। तो वो 45 डेज में रिपोर्ट आ जानी चाहिए उस चीज की कि इस प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है, इस सैंपल में क्या डिफेक्ट है। किसका, vexatious search, seize any record, register, other document or article shall for every offense। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सीज किए हैं उसमें से आपको लगता है कि किसी ने ऑफेंस किया है तो पेनाल्टी लगा दो, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year विद इन अ फाइन ऑफ ₹10,000 और बोथ। कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आए हो, आपने सीज किया है और आपको लग रहा है कि हाँ ये सीज ही रहेगा, ये आर्टिकल उनके पास नहीं जाना चाहिए, गलत पार्ट है, ये जो अग्रीमेंट किया हुआ है दूसरी लोगों से वो गलत अग्रीमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है उनका, तो वो सीज करने के बाद आपको लगता है कि वो गलत है और सीज करना जायज है, तो आप इतनी पेनाल्टीज चार्ज कर सकते हो, 10,000 और विच में एक्सटेंड टू 1 year, मतलब उस पर्सन को जेल भेज सकते हो। ठीक है, चलो, अब हमने देखा था कि सेंट्रल अथॉरिटी कल खत्म हो गई थी, ठीक है, हमने उसके बाद देखा था कि अगर आपको अपील करनी है तो आप नेशनल कमीशन में जाके अपील कर सकते, सबको सेंट्रल अथॉरिटी समझ आ गया ना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेंट्रल अथॉरिटी, देखो पहले क्या होता था, सिर्फ 3 फोरम्स थे जो तुम लोगों को पता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। 2019 में एक सेंट्रल अथॉरिटी अलग से लेके आए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैटर्स हैंडल कर रहे हैं, स्टेट वाले स्टेट, अब वहां पे एक लिमिट है, तुम्हारी क्रीम 20 रुपए की है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने लिखा है 1 करोड़ तक की हम चीजें हैंडल करेंगे। अब प्रोसीजरल्स हैं हर चीज, तो हमने आपको एक सेंट्रल अथॉरिटी भी दे दी जिसमें चीफ कमिश्नर इन्वॉल्व है, आपको अगर किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में कंप्लेन करनी है फॉर दोस 4 थिंग्स, वॉयलेशन, अनफेयर और फिर मिसलीडिंग और ये प्री जुडिशियल, अगर वो 4 बड़ी बड़ी बातें हैं ना उनके अंदर बहुत कुछ कवर्ड है, अनफेयर की डेफिनेशन देख ली, प्री जुडिशियल का पता है हमें कि कंज्यूमर इंटरेस्ट का कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर हमने 4 5 6 7 कंज्यूमर राइट्स पढ़े, उनमें आपका वॉयलेशन हो रहा है, आप ये सारी चीजें किनके पास ले जा सकते हो, सेंट्रल अथॉरिटी। अब वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बना के रखी उन्होंने, अगर उससे आपको फॉल्ट है तो आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन, हमने एक और आपको दे दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास एक पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी वो भेजते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब तुमको कंफ्यूजन नेशनल स्टेट के बीच में नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्टेट उनका स्टेट लेवल हो गया और नेशनल लेवल तो एक ही हो गया, ठीक है, उसके ऊपर आ गया सुप्रीम कोर्ट, देखो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इसके बाद आता है सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट। ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, ये अलग से एक बना के दिया आपने, अपन ने स्टार्टिंग में फीचर्स में पढ़ा था कि हमने एक अलग से आपको एक सेंट्रल, आपके पास ये 3 तो है, पर आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली कमिश्नर को कंप्लेन करो, ठीक है, कि हमारे साथ इन चारों में से कोई एक चीज के साथ प्रॉब्लम हुई है और आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो। अब यहाँ पे अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, अमाउंट डिस्क्राइब नहीं है यहाँ पे कि इतने अमाउंट तक का ही आप जाके लेके जा सकते, कहीं पे भी अमाउंट नहीं लिखा था कि आपका प्रोडक्ट, आपका नुकसान 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 10 से ऊपर है, 20 करोड़ का है, ये सब कहीं नहीं लिखा था, ये सब इसमें डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट में ही जाओगे इस केस में, अगर आपका प्रोडक्ट 1 करोड़ तक का ही है, ठीक है, आपका जो नुकसान है आपको लग रहा है कि 1 करोड़ तक का ही मेरे को नुकसान है, मतलब विद इन 1 करोड़, आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से अच्छा नहीं लगा तो नेशनल में जाओगे, नेशनल से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो सुप्रीम जाओ। यहाँ पे बोल रहा है कि हम अमाउंट नहीं बता रहे, आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हो, आप कंप्लेन फाइल, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिकली या फिर राइटिंग, आप डायरेक्टली कंप्लेन फाइल करो, यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो डायरेक्ट नेशनल में जाए, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बीच में आएंगे ही नहीं। हमने आपको एक अलग से अथॉरिटी दे दी फॉर कंज्यूमर्स, डिफरेंस कुछ नहीं है इनके बीच में, मुद्दा बस ये है कि ये 3 तो आपको पता ही थी, हमने एक और एड ऑन कर दी फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स, उसमें हमने 4 चीजें और बता दी, इनफैक्ट हमने एक सेंट्रलाइज्ड
अथॉरिटी बना दी, भैया किसी को भी प्रॉब्लम है वो आप इसके पास भी आ जाओ। अब ये अथॉरिटी सबको नहीं पता होगी, हमने पढ़ा तो हमको पता है। अब जब तुम सर्विसेज दोगे इस चीज के तो लोगों को बता सकते हो कि एक और अथॉरिटी है, अपन वहां पे भी जाके कंप्लेन फाइल कर सकते। वो ऐसा नहीं कह रहे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के मेरे पास आओ, दे आर गिविंग यू ऑप्शंस, आपको डिस्ट्रिक्ट जाना है आप डिस्ट्रिक्ट जाओ, मेरे पास भी आ सकते हो, मेरे पास ऐसे सोल्यूशन है, मेरे से अगेंस्ट हो तो नेशनल चले जाओ। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बराबर ही वो कवर कर रहे हैं अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो, पर वो एकदम अलग से अथॉरिटी बनी हुई है। ठीक है, और क्लियर बता दिया कि इसके अगेंस्ट हो गए तो नेशनल कमीशन के अगेंस्ट पास अपील कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट फोरम्स प्रॉपर कोड बनाए हुए थे, इन लोगों ने एक अथॉरिटी दे दी, बस आप लिख के एक कंप्लेन दे दो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, इतने सारे ये सब बहुत सारा दिया हुआ है देखो, कमीशन कमीशन ये वो, प्रोसीजर सिर्फ एक में एक्सप्लेन किया है, वो किया डिस्ट्रिक्ट वाले में। ठीक है, हम देखते हैं चार्ट फॉर्म में। ये बहुत इजी तरीका है तीनों को समझने के लिए। ठीक है, बातें सब में लिखी है, हम मार्क कर लेंगे, तुम रीड भी करके आओगे तो एज इट इज ऐसे ही लिखा है। ठीक है, चलो, डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सब ध्यान से सुनना, 3 फोरम्स है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल। डिस्ट्रिक्ट फोरम किसने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि है इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर सिटीज होती है तो हर सिटी में कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। रिड्रेसल वर्ड हटा दिया है उन्होंने, डिस्ट्रेसल कमीशन। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, हम शॉर्ट में बना लेते हैं यार, DCDRC। बाप रे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं लिखना है हमको, DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, फोरम वर्ड हटा दिया है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाली किसने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट में स्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट में वो कर सकते हैं स्टैब्लिश, क्या? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलेंगे। चलो, स्टेट कमीशन बोलती है, स्टेट कमीशन किसने बनाई है? स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉम्पोजिशन, स्टेट कमीशन में आते हैं एक प्रेसिडेंट, ठीक है, 2 अदर मेंबर्स, 1 शैल बी वुमेन। प्रेसिडेंट यानी अ पर्सन हु इज और हैज बीन क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखो क्या लिखा है, हु इज अभी है, या हैज बीन थे, और इज क्वालिफाइड टू बी यानी कि वो क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं, अब वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, 2 और लोग चाहिए जिसमें से फिर, और 1 ऑफ whom shall be a woman, उनमें से एक कोई वुमेन होने चाहिए। जब हम स्टेट कमीशन पढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट होते हैं कोई जज, कोई भी जज, और अब पास जज ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का अभी वाला जज या पहले कोई जज होगा, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। Other members minimum 2, maximum as may be prescribed, 1 of shall be women। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल नेशनल कमीशन, सॉरी, नेशनल कमीशन में आते हैं एक जज और 5 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसमें कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसमें अदर मेंबर्स मिनिमम 4 चाहिए इनको, और मैक्सिमम एज में भी प्रिस्क्राइब 1 शैल बी वुमेन। चलो, स्टेट कमीशन में आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, उस प्रेसिडेंट कौन? जो कि जज है, इज, हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, वो बन सकता है प्रेसिडेंट। 1 मेंबर, 2 मेंबर्स चाहिए, 1 शैल बी वुमेन। जब हम बात करते हैं स्टेट कमीशन की, तो अ जज और 5 जज ऑफ हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम एज मे बी प्रिस्क्राइब, 1 शैल बी वुमेन। चलो,
जब हम नेशनल कमीशन की बात करते हैं तो एक जज और 5 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कंसल्टेशन लेगी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ही हुआ। उसके बाद फिर अदर मेंबर्स मिनिमम 4, मैक्सिमम एज वे प्रिस्क्राइब 1 शैल बी। Tenure of office. A member shall hold office for 5 years, attainment of 65 age, whichever is earlier. तो 5 और 65 for district commission. State commission के लिए है a member shall hold office for 5 years or attainment of 65 years of age, whichever is same. अब लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं तो उन्होंने बढ़ा दिया a member shall hold office for 5 years, attainment of 70, whichever is earlier. रीअपॉइंटमेंट, आप चाहो तो इनको रीअपॉइंट कर सकते हो, किनको, वो प्रेसिडेंट और वो जो मेंबर्स, ठीक है। पॉसिबल प्रोवाइडेड ही डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशंस, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है वो उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मॉरल टॉपिट्यूड में इन्वॉल्व है, फिनेंशियल असिस्टेंट लिया हुआ है, वो सारे डिस्क्वालिफिकेशंस है, या फिर इनकेपेबल है, फिजिकली फिट नहीं है, तो अगर वो आ जाते हैं तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं है, नहीं तो वो पर्सन रीअपॉइंटमेंट में हो सकते हैं तीनों केस में, ठीक है। हमने पहले देखा था कि स्टैब्लिशमेंट कैसा होता है, फिर कॉम्पोजिशन, फिर हमने देखा टेन्योर 5 और 65, सिर्फ नेशनल में 5 इयर्स और 70 की एज है, और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है पर डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन सबको पता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के ही मैटर्स हैंडल करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड कॉम्पनसेशन इज अप टू 1 करोड़, ठीक है। स्टेट कमीशन कॉम्पिटेंट is competent to decide the cases where the value of goods and services and the compensation is between, मतलब equal to 10 करोड़, more than 1 करोड़, less than 10 करोड़, और फिर नेशनल कमीशन में more than 10 करोड़, ठीक है। यस, और इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आपके कितने की भी होंगे और आपको कॉम्पनसेशन उस चीज का कितना मिलना चाहिए, जैसे कि अगर आपने कोई गुड्स यूज किए हैं, सपोज कोई आपने मतलब कुछ स्टेयर्स वगैरह खरीद के आए हो, ठीक है, अब सीढ़ी भारी होती है, ठीक है, फिर भी लेके आए, तो उसने बोला अरे मैडम ये तो बहुत हल्की है, आप ले जाओ, मैंने बोला ठीक है। अब मैंने उसको सिर्फ उठा के अपनी गाड़ी तक रखी होगी और उतने में मेरे हाथ डिसलोकेट हो गया होगा, ठीक है, तो इस चीज का कॉम्पनसेशन और वो प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है वो हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब हाथ, अगर मैंने कोई स्टेयर्स खरीदी है, ठीक है, अभी तक मैंने उठाई नहीं थी, उसने मुझे दिखाई, चढ़ के दिखाई, टूट नहीं रही है, सब करके दिखाई, उसने बोला मैडम बहुत हल्की, मैंने बोला लाइट वेट चाहिए ताकि मैं कहीं पे भी रख सकूं और इसे यूज कर सकूं ऑन डेली बेसिस, तो उसने बोला बहुत हल्की है। उसको उठाते ही साथ मैं जब अपनी गाड़ी तक ले जा रही थी उतने में ही मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत हैवी थी। उस पर्सन ने क्या वारंटी गारंटी दी थी कि वो लाइट वेटेड है, तो उस चीज का कॉम्पनसेशन, यानी कि मेरा हाथ टूटा उसके पैसे कौन देगा, वो पर्सन, और जो सीढ़ी है वो कितने की है, 1000, 5000, 6000, 10,000, जितने की भी है, तो वो अमाउंट, वो दोनों मिला के 1 करोड़ तक का वैल्यू का डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैंडल कर सकता है केस। अगर वही चीज 10 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो स्टेट, और वही चीज 10 करोड़ के ऊपर होती तो ये सब लिमिट अब बढ़ गई है, पहले बहुत कम थी, हम सबने कम वाली पढ़ी होगी। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एपेलेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट में कोई एपेलेट जुरिस्डिक्शन नहीं है। इफ अ पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन किसी और के केसेस हैंडल नहीं करता, सिर्फ अपने करता है, ठीक है। इफ द पर्सन इज अगेंस्ट, अग्रीव्ड यानी अगेंस्ट या अनसेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, ही मे अपील, फाइल एन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन ऑफ द स्टेट, तो अपने स्टेट वाले कमीशन में स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले जा सकते हैं। If the person is aggrieved by the order of state commission, he may file an appeal to national commission. मतलब स्टेट से नाराज हो गए तो फिर किसके पास जाओगे, नेशनल। अब क्वालिफिकेशंस तीनों के लिए सेम है इसलिए ऐसे दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए,
35 years, possesses a bachelor degree from a recognized university, at least उसके पास एक bachelor's degree होनी चाहिए कोई recognized university से, ठीक है. Be a person of ability, integrity, standing and have adequate knowledge of experience of एटलीस्ट 10 years. हमने ये कंपटीशन में भी देखा था, ठीक है. डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन. हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चे, स्टैब्लिशमेंट, कि डिस्ट्रिक्ट वाले को कौन स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट कमीशन के कौन स्टैब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट. नेशनल कमीशन को कौन स्टैब्लिश करता है, नेशनल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने जानबूझ के बोला था. चलो, कॉम्पोजिशन में तीनों में प्रेसिडेंट होने चाहिए. स्टेट में जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो अ जज और इज और हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज. 2 members, 1 shall be women. स्टेट कमीशन में आ जाते हैं जज और पास जज ऑफ हाई कोर्ट. स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो मिनिमम 2, मैक्सिमम एज में प्रिस्क्राइब 1 shall be women. ऐसी अगर हम देखें नेशनल कमीशन में तो प्रेसिडेंट होते हैं उसमें अ जज और 5 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. मिनिमम 2, मैक्सिमम एज वे प्रिस्क्राइब 1 मिनिमम 4, मुझे पता है, मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम एज में भी प्रिस्क्राइब 1 शैल बी अ वुमन. मैं बोल रही तो तुम भी सेम ना बोलो, ठीक है. मैं गलत बोल सकती हूँ, तुम लोग नहीं. अब टेन्योर में दोनों का तीनों का 5 years है टेन्योर. एज लेकिन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए 65, 70 तीनों में रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं. डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन. और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट में कब तक 1 करोड़, नहीं 10 करोड़, और स्टेट में अप टू 10 करोड़, 1 से 10 करोड़, और उसमें मोर देन. हाँ, क्वालिफिकेशंस मिनिमम एज 35, बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज. 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग और एडिक्वेट नॉलेज इन लॉ, अकाउंट्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स, ठीक है. अच्छा, हमने पढ़ा डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन. वही चीज देखो, कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड. किसी को अगर मॉरल टर्पिट्यूड में प्रॉब्लम होना तो समझो मर्डर, रेप, ऐसे वाले केसेस में अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ, ठीक है. उसके बाद अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बेचारा बैंकक्रप्ट हो गया, और क्या, दिवालिया, जो भी हिंदी वर्ड है, ठीक है. अब वो नहीं बन सकता, क्या, प्रेसिडेंट या मेंबर. अनसाउंड माइंड हो गया. removed or dismissed from the service of the government or body corporate owned or controlled by the government. मतलब गवर्नमेंट का बंदा था, वहां से भी एक बार रिमूव और डिसमिस हो चुका है ड्यू टू एनी रीजन, करप्शन हो गया या फिर अपनी ड्यूटीज ढंग से फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर वो स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का मेंबर या प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता, ठीक है. हिज फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विच विल प्रीजुडिशियली अफेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज. दूसरों से पैसे का काम कर रहा हो तो फिर वो अपनी ड्यूटीज से डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड पर्सन है. अदर डिस्क्वालिफाइड एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कि टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस द प्ले. अच्छा, हाँ, इसका मतलब है कि जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, अब मैंने तो मुंबई से खरीदा है, तो मैं कहाँ के कोर्ट केस फाइल करूंगी, मुंबई की डिस्ट्रिक्ट मतलब मुंबई में कि जबलपुर में. पॉइंट और कुछ, तो मैं स्टेट थोड़ी जाऊंगी, लेकिन मैं तो यहाँ रहती हूँ ना, प्रोडक्ट तो ऑल ओवर इंडिया ही मिल रहा है, ठीक है. द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिजनेस या ब्रांच ऑफ ऑपोजिट पार्टी. तो हमें देखना है कि वो कहाँ रहता है, उसका बिजनेस कहाँ है और ब्रांच कहाँ है. Where there are more than one opposite party. Opposite party यानी जिसके अगेंस्ट आपको केस फाइल करना, ठीक है. Where there is more than one opposite party, then the place where any one of the opposite party actually resides, carries business or has a branch office or place where it works for
गेन। द प्लेस वेयर कॉज ऑफ एक्शन अरोज, वहां पे भी आप केस कर सकते हो। तो मैं अगर मुंबई में थी, मुंबई में दिक्कत हुई, तो मुंबई में भी केस फाइल कर सकती हूँ। नहीं तो वो पर्सन जहाँ रहता हो, जहाँ उसका बिजनेस हो, या जहाँ पे उसका ब्रांच हो, ठीक है। हम ये जो केस कर रहे हैं उसका ये बता। कंप्लेन फाइल करना है बेसिकली, जो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन को करेंगे। कंप्लेन फाइल करोगे ना कोई भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट हो, अगर आप, तो आपको कोई दिक्कत हुई तो कहाँ फाइल करोगे केस? मैम लेकिन इसमें बोला प्लेस जहाँ रिसाइड करते बिजनेस ब्रांच और ऑपोजिट पार्टी, तो हाँ, ये कहाँ पे मतलब प्लेस यानी सिटी, नहीं ना, मतलब जो जिसका प्रोडक्ट खरीदा है उसकी जगह का उसकी जगह पे। ऑपोजिट पार्टी बोला तो मैंने कि मतलब जिसके अगेंस्ट आप हो। चलो, ये देखो अब जो है ना, ये प्रोसीजर पार्ट, ये प्रोसीजर तो हम समझेंगे। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ये रीड करके आना, जो टेबल में पढ़ा है टेबल में व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। ये पढ़ के आना, इसमें ये लिखा है प्रेसिडेंट नॉट लेस देन मोर वन मेंबर, और ये ठीक है। जहां डाउट्स होंगे वहां हम क्लियर करेंगे, और कल हम इसको इसके बिहाफ में जो मॉड्यूल लिखा है उससे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस हमने पढ़ी। क्या क्वालिफिकेशन है? 35 ईयर्स और एक बैचलर। इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इनके अपॉइंटमेंट के, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो हमने सेंट्रल अथॉरिटी के केस में पढ़ा था। जुरिस्डिक्शन में देखो आता है डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। ये ऑपोजिट पार्टी वाली लिखी है, द कॉज और एक्शन जहां पे हो रहा हो, द कंप्लेनेंट रिसाइड्स पर्सनली और वर्क्स फॉर गेन। वर्क्स फॉर गेन मतलब क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट के लिए काम करना, इसका हिंदी मीनिंग है बेसिकली। पर देखो जब लिखा है बिजनेस, तो मतलब बंदा बिजनेस ही कर रहा होगा ना। कई बार क्या होता है कि कोई पर्सन यूं ही आपको कोई प्रोडक्ट बेच चुका है, जैसे कि वो ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट में है, उसके बाद वो साइड में ओरिफ्लेम का बिजनेस कर रहा है या फिर किसी और प्रोडक्ट का, तो वो आपको, उसने आपको बेचा है ओनली टू गेट अ प्रॉफिट, तो फिर उस चीज में भी आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली। चलो, उसके बाद फिर मैनर इन विच कंप्लेन शैल बी मेड। कैसे कंप्लेन फाइल करोगे? इसमें लिखा है सेक्शन 35 दैट द कंप्लेन इन रिलेशन टू गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और अग्रीड और सोल्ड टू डिलीवर्ड, मतलब कि आपने बेच दिया या डिलीवर कर दिया या फिर बोला था कि बेचेंगे, अग्री कर दिया, ठीक है। तो आप उनके अगेंस्ट फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, बाय टू हुम सच गो, मतलब जिसको ये बेचा है, ठीक है, हु अलेजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन। कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, हमने इनिशियली पढ़ा था, वही चीजें लिखी है। और सेंट्रल अथॉरिटी भी था, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें लिखा है सबसे पहले कि जिसको गुड्स बेचे हैं या अग्री किया है बेचने के लिए या डिलीवर करने के लिए। सेकंड, कि जो बोलता है कि मेरे साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है। थर्ड, कि कंज्यूमर एसोसिएशन, रिकग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन यानी जो रजिस्टर्ड है, एसोसिएशन एक सोशल कॉज में जो एक रजिस्टर्ड है एसोसिएशन, वो उसमें खूब सारे कंज्यूमर्स होते हैं, उनके भी प्रेसिडेंट होते हैं, उनके भी मेंबर्स होते हैं, और फिर वो लोग एक एसोसिएशन है कंज्यूमर्स का, वॉलेंट्री एसोसिएशन। उसके बाद फिर वन और मोर कंज्यूमर्स जिनका सेम इंटरेस्ट, जैसे सोसाइटी। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, एज द केस में भी जो हमने पढ़े हैं, पूरे एग्जैक्ट वही लिखे हैं कि कंप्लेनेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। अब every complaint file shall be accompanied with such fee payable and such manner including electronic form as may be prescribed। तो मैनर में बताया है उन्होंने कौन कौन लोग कंप्लेन फाइल करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से फीस पे करके कंप्लेन फाइल कर देंगे। क्या हुआ अमृत तक? चलो, प्रोसीजर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अगर आपने कोई कंप्लेन फाइल करी है, ठीक है, तो आपकी प्रोसीडिंग्स कहाँ जाएंगी? कमीशन के पास, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कंडक्ट करेगा, कंडक्ट मतलब सारी कंप्लेंट्स देखेगा, प्रेसिडेंट और एटलीस्ट वन मेंबर सिटिंग टुगेदर, जो हमने पढ़ा है उसका कॉम्पोजिशन में, ठीक है। उसके बाद फिर
अभी ना प्रोसीजर यहाँ है एक्चुअली में, ये प्रोसीजर ऑन एडवर्टीजमेंट्स, पता नहीं आप इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। प्रोसीजर बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास एक कंप्लेन आएगी तो कौन बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट और एक मेंबर, ठीक है, जो भी बैठा है, एक मेंबर है ना उसमें, वन शैल बी वुमेन, टू मेंबर्स और वन शैल बी वुमेन, ठीक है। तो वो लोग जो बैठे हैं वो लोगों के पास कंप्लेन आएगी, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहे तो वो देंगे, मतलब वो तो देनी ही पड़ेगी, रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना चाहे एक्सेप्ट कर, ठीक है। एक्चुअल प्रोसीजर यहाँ लिखा है कि सबसे पहले एक कॉपी आएगी, ये इसमें से मत पढ़ना, ठीक है, मैं बता रही हूँ कहाँ से पढ़ना। क्यों करनी है तुमको रीडिंग, मैं दे रही हूँ ना प्रोसीजर, तो वो इतना सारा सारा क्यों पढ़ना है। तो कल मैं तुम लोगों को ये प्रोसीजर का चार्ट देती हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक बार बुक खोलो, हाँ केस स्टडीज करते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ दिखा रही हूँ, पहले ये देखो प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर इसमें से रीड मत करना। उसके बाद फाइंडिंग्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, उसको क्या क्या मिला, उसके बाद रिव्यू करेगा वो अपना केस, अगर उसको फेस ऑफ द लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, ही मैं अभी बता रही हूँ कल पढ़ेंगे। उसके बाद अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, तो किसके पास जाओगे, स्टेट के पास, फिर पूरा स्टेट का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा, और ऐसे ही फिर इसके अगेंस्ट जाओगे नेशनल। अब इन लोगों ने स्टेट और नेशनल में प्रोसीजर नहीं बताया, डिस्ट्रिक्ट में बोल, क्योंकि उसमें तो अपील हो रही है ना आपकी, आप अपील करने चले जाओगे उसमें, फिर मीडिएशन है। पहले मुझे, चलो केस स्टडी करने से पहले मुझे कोई कंज्यूमर की डेफिनेशन बता सकता है क्या, हाथ उठा के, हाथ उठा के, और कोई, और कंज्यूमर की डेफिनेशन गाइस, तीन तीन केसेस पढ़े हैं हमने। चलो अंशिका बताएगी, अंशिका बताएगी कंज्यूमर की डेफिनेशन। who buys the goods or avails any services, there are two different points, ठीक है। और उसमें एक्सक्लूड होता है कि अगर वो क्या एक्सक्लूड होता है, सी से कुछ आता है, कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर अर्न लाइवलीहुड के लिए। बच्चे वो तो लाइवलीहुड आपने कंपटीशन की कंज्यूमर डेफिनेशन डाल दी, रीसेल है। देखो हमने कंज्यूमर की डेफिनेशन में पढ़ा है, कंज्यूमर क्या होता है, हु बाइज द गुड, अच्छा तुमको पूरा पता होना चाहिए, हाँ, पार्टली पेड, डेफर्ड, उसमें सब है, जो तुमको पूरा आना चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद फिर है अब ऐसी अवेल्स है, उसमें रीसेल और कमर्शियल पर्पस वाले नहीं आते। चलो डेफिशिएंसी की सर्विस, डेफिशिएंसी की परफेक्ट, हाँ डेफिशिएंसी की खोलो डेफिनेशन, और डिफेक्ट की, खोली डेफिशिएंसी की, डी में डिफेक्ट होगा और डेफिशिएंसी, शॉर्ट कमिंग्स वो डिफेक्ट की होगी, डिफेक्ट की होगी ना, वो तो मिक्स है। सबको समझ आ गया डेफिशिएंसी और डिफेक्ट, सबने पढ़ा, किसी को कुछ डाउट, चार्ट खुला है, चलो मैं केस लॉ के फैक्ट्स बता रही हूँ, मुझे बताना कि उसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या है, और इंडिविजुअली बताना, ग्रुप में मत बताना, ठीक है। चल अ कंपनी, एक कंपनी है, गॉट एन एयर कंडीशनर यानी एसी सिस्टम इंस्टॉल्ड इन इज
गेस्ट हाउस, एसी कहाँ इंस्टॉल किया उसने? अपने गेस्ट हाउस, विच वॉज मेंट फॉर रेसिडेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए एक एसी इंस्टॉल कर लिया है. The director and other executives of the company during the temporary visit to the city, उनके लिए बनाया है कि भाई कंपनी है, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर अगर ऑफिस आएंगे तो भैया उनके लिए एक एसी होनी चाहिए. ठीक है. द इंस्टॉल्ड एसी डिड नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड द कंपनी फाइल्ड अ सूट फॉर कॉम्पनसेशन. डिफेंस सेड इट इज कमर्शियल पर्पस एंड देयरफॉर नॉट टू बी ट्रीटेड एज कंज्यूमर. कंज्यूमर की डेफिनेशन सबने पढ़ी. फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? एयर कंडीशनर लाए हैं फॉर, यही आएगा तुमको एग्जाम्स में, तो सब ध्यान से देखना, यही केस लॉज है. ठीक है, ऐसे ही टाइप के हैं. अब एयर कंडीशनर लेके आए, क्यों? डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए जब भी वो विजिट करेंगे सिटी को. दैट्स इट, ये फैक्ट्स ऑफ द केस हो गए. उनकी एसी प्रॉपरली काम नहीं करी तो उन्होंने कंप्लेन फाइल की है कि कॉम्पनसेशन चाहिए हमें इस चीज का. डिफेंस साइड यानी ऑपोजिट पार्टी ने बोला भैया इनने कंपनी ने लगाई है, ये कंज्यूमर थोड़ी है, ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए ली हुई है एसी. कमर्शियल पर्पस यानी वापस बेचा. हमने कौन से एग्जाम्पल्स देखे एसी वाले? हमने भी देखा था एसी वाले एग्जाम्पल. भैया कौन, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन बच्चे पढ़ रहे हैं. एसी वाला हमने सलोन में देखा था कि सलोन में उसने लगाई है, तो क्या ये कमर्शियल पर्पस के लिए है? तो वो कंज्यूमर है. ठीक है. It was decided that the system was installed to provide comfort and does not have any use of commercial purpose. तो आंसर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो कंफर्ट के लिए था, वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं था. तुमको क्या लिखना है? पहले फैक्ट्स में प्रोविजंस, प्रोविजंस में कंज्यूमर की इंटायर डेफिनेशन की कंज्यूमर डज नॉट इंक्लूड कमर्शियल पर्पस. हेंस कमर्शियल पर्पस मींस कि अगर वो पर्सन ट्रेडिंग कर रहा हो, इस चीज की बाइंग एंड सेलिंग होती हो, तो वो कमर्शियल पर्पस में इंक्लूड होता है. दिस डज मतलब कंपनी इज नॉट हैविंग एनी बिजनेस ऑफ एयर कंडीशनर सिस्टम्स. At the same time, it was also observed from the facts of the case that it has no close or direct nexus with the commercial activity carried out by the company. मतलब कोई रिलेशन ही नहीं था कंपनी का एसी से. ठीक है. चलो ईएसआई पता है क्या किसी को? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है. ठीक है. आजकल कंपनीज को ये सब मैंडेटरी हो गया है कि अपने अगर आपके 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है तो आपको उनका इंश्योरेंस कराना है. ठीक है. अब in this case claim for damages for negligence of ESI doctors was rejected on the ground that ESI hospital, देखो पहले यहाँ पे लिखा है patient who get free treatment. ठीक है, अंडर किसके? ESI के. ESI क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. मेरी कंपनी है, मेरे पास एम्प्लॉयज है, मैंने उन सबका इंश्योरेंस कराया. भाई मेरे पास 20 से ज्यादा सबका इंश्योरेंस कराया हुआ है. उसमें से अगर किसी एक बंदे को लग जाती है, ठीक है, अब वो गया है हॉस्पिटल कि भाई मेरा इंश्योरेंस क्या हुआ है, मुझे ट्रीट कर दो. ठीक है. अब उसने ट्रीटमेंट ले लिया, उसके बाद उसको दिक्कत है उस ट्रीटमेंट से, तो क्या वो सर्विस में डेफिशिएंसी है? क्योंकि उसके ज्यादा किसी ने उसको पैसा दिया ना, उसकी कंपनी ने, तो ऑब्वियसली सब अपने अपने. मैंने तो इंश्योरेंस कराया हुआ है, मैंने हॉस्पिटल को कोई पैसे थोड़ी दिए हैं. अब दिमाग चला. एम्प्लॉय का आपने करवाया है, आप हो तो वो एम्प्लॉय थोड़ी कर सकता है, बट आपने तो शायद इंश्योरेंस. तो मैंने हॉस्पिटल को थोड़ी पैसे दिए. नहीं आया, सो गई थी. मैं बात कर रही हूँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए कि अगर देखो केस में क्या है, इन दिस केस क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस किया हमने डेफिशिएंसी में देखा है कि अगर कोई आपकी चीज को निग्लेक्ट करता हो, अगर मैं बोल रही हूँ हाथ में लगी तो हाथ छोड़ के पैर में वो पट्टी बांध रहा है, नेग्लिजेंसी है. भैया हाथ में भी लगी है, निग्लेक्ट कर रहे हो आप. ठीक है. of ESI doctors was rejected on the ground that, मतलब रिजेक्ट एक्चुअली पूरा केस ही लिख दिया है,
ground that ESI hospital has provided gratuitous or free of charge service and therefore not treated as service, therefore appellant is not a consumer. क्योंकि ESI वाले मैंने इंश्योरेंस वालों को पैसे दिए थे, वहां हॉस्पिटल्स वाले बोल सकते भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम फ्री ऑफ चार्ज वाले को कंज्यूमर नीड, आप किसी और के उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मत आओ, आप कंज्यूमर नहीं हो। जब आप फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज मिलती हैं तब आप कंज्यूमर नहीं होते। हमने देखा था गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है तो भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला केस, कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लेके आए हो सर्विस, वहां तो फ्री ऑफ चार्ज रहती है, तो आप वहां पे ट्रीट होते हो और आपको कोई नेग्लिजेंस की या सर्विसेज में कोई दिक्कत लगती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप नहीं जा सकते। उसकी कंपनी ने इंश्योरेंस कराया था। तो वो आएगा ना कंज्यूमर। इंश्योरर अगर बदला उठाए ना इंश्योरेंस का तो वो सर्विस में इंक्लूड होगा, ठीक है। अभी हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, इंश्योरर कौन हूं मैंने इंश्योरेंस कराया ना उस पर्सन का, मैं अगर मुद्दा उठाऊं तो मैं सर्विसेज के अंडर कवर होती हूँ और मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होती हूँ। मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मेडिकल केयर का मैंने इंश्योरेंस कराया था, आपने इसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कराया। इसी केस में समझ लो, इसी केस में कि अगर उस पर्सन को हॉस्पिटल ने मना कर दिया, ठीक है, अब मी बीइंग इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगी कि भैया मैंने इंश्योरेंस कराया था कि मेरे एम्प्लॉयज को मेडिकल केयर प्रॉपरली मिले और नहीं मिली है, तब वो सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे वो लोग, क्योंकि वो मुझे सर्विस दे रहे हैं, और मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में आऊंगी क्योंकि मैंने उनसे सर्विस अवेल की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके मैं केस फाइल कर सकती हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। अब समझे, हॉस्पिटल ने फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दी, ठीक है, इंश्योरेंस वाले ने मुझे ये वाला हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया था, ठीक है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगी, आपने मुझे सर्विस दी थी, मैं क्लेम पे कर रही हूँ एवरी मंथ आपको कि मेरे एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हेल्थ के लिए जो आपने मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाई है हॉस्पिटल से, जहां मैंने पे नहीं किया है पर इंश्योरेंस के थ्रू मुझे मिली है, वो सर्विस में डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है, नेग्लिजेंस है, तो वो लोग मुझे कॉम्पनसेशन देंगे, मैं कंज्यूमर की डेफिनेशन में कवर होती हूँ। अब सबको समझा? ये सब बोला हो कि अगर तुम काम करते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हारे हेल्थ में कोई इशू होता है, वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है, तो ही हम तुम्हें इंश्योरेंस सर्विस देंगे। जैसे अगर कोई अपना घूमने जा रहा हो तो बेटा वो केस ये नहीं है। तो इंश्योरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? किसको? जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय ड्यू, मैंने इंश्योरेंस क्यों कराया है कि अगर मेरी फैक्ट्री में उनको लग जाएगी तो मैं उनका ट्रीटमेंट कराऊंगी, वो वहीं के लिए होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब घर में जाके गिरेगा तो मैं थोड़ी, मेरे से थोड़ी इंश्योरेंस लेने आएंगे। अब चलो, अ पर्सन बुक एन एयर टिकट, ठीक है, एक पर्सन ने क्या किया, एयर टिकट बुक की एट डिपार्चर एयरपोर्ट, मतलब जब वो डिपार्ट कर रहा था जिधर से, सपोज जबलपुर से जा रहा है, ठीक है, ऑथोरिटीज फाउंड वीजा इन ऑर्डर, कि वीजा परफेक्ट है, आपका वीजा पता है सबको, बट एट अ कनेक्टिंग एयरपोर्ट, फिर जब नेक्स्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती है यहाँ से हैदराबाद फिर नागपुर या मुंबई दिल्ली जैसे भी जाना, वेन इज वीजा, और वीजा अब्रॉड के लिए चेक होता है तो इसलिए ये सिटीज मत कनेक्ट करो, अब्रॉड के लिए समझो, ठीक है। When his visa was checked, it was found that the visa bears a photocopy of photograph, उसकी जो फोटो लगी थी, तो कनेक्टेड फ्लाइट, डिपार्चर में बोला परफेक्ट है, कनेक्टेड फ्लाइट वालों ने बोला कि वीजा में जेरोक्ड, हर जगह आपको चेक कराना पड़ता है। Thus he missed his flight too, अपनी फ्लाइट मिस हो गई उसकी इस चक्कर में, क्योंकि फोटोग्राफ बोला फोटोकॉपी, पहली जगह तो अप्रूव कर दिया था, ठीक है। However, अपना दिमाग लगाना, ठीक है, मैं जैसे बता रही हूँ या जो मैं एक्सप्रेशंस दे रही हूँ उस पर मत जाना, मैं हिंट दे रही हूँ, अपना दिमाग लगाना, ठीक है। However, the airlines held him to reach to destination on the same day and also tendered an apology for inconvenience caused to him and paid as goodwill gesture a small sum of money, फिर थोड़ा पैसा भी दे दिया उसको, थोड़ा दिया, ठीक है, पूरा नहीं दिया है, थोड़ा दिया है। द पैसेंजर फाइल्ड अ कंप्लेन, भाई मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी फ्लाइट मिस कैसे हुई, मेरे को जो चीज 2 बजे पहुंचनी थी वो रात के 2 बजे मैं क्यों पहुंचा, ठीक है,
ठीक है भैया, उसका नुकसान हो गया है बहुत। मैं बोल रही हूँ नुकसान हो गया है। अब बताओ, कंप्लेन फाइल कर सकता है, मैं उसमें नहीं रोक रही हूँ। तुम्हारे हिसाब से डिसीजन क्या आना चाहिए? तुम सुप्रीम कोर्ट बैठे हो, बताओ। क्या बोल रही हो? कंज्यूमर भी बोलेगा थोड़ा और पैसे दो, बाकी एक एक करके बताओ। जितना नुकसान हुआ है ठीक है, आयुष ने बोल दिया कि कंपनी मतलब एयरलाइंस वालों की कोई गलती नहीं है, उनने माफी मांग ली है और भाई इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। स्नेहा ने बोला है थोड़े पैसे मिलेंगे, बाकी छोड़ देंगे। यही बोला ना कंज्यूमर। वो देखिएगा ना कि पूरा कंपनसेशन हो चुका है तो जो भी है वो एक कॉम्पनसेशन डिसाइड करके कंज्यूमर को देगा कि भाई नहीं, इसको तो पैसे मिलने चाहिए, भले 10 रुपए क्यों ना मिले लेकिन मिलेंगे। चलो, और कोई आंसर्स? ये स्नेहा साइड कौन है? सब है स्नेहा साइड। वही भाई, एक एक लमसम अमाउंट पे अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये चीज कौन कौन कह रहा है? दिशा आधा हाथ उठा रही। ये चीज कौन कौन कह रहा है? ठीक है, ये स्नेहा की साइड से कौन कौन बोल रहा है? ठीक है, आयुष के साइड कौन कौन बोल रहा है? तुम लोग तो कोई भी साइड की, तुम्हारे कोई अलग आंसर है तो वो बताओ। जो जीतेगा उसके सही नहीं, पहले बताओ, पहले बताओ। वो हो गया स्नेहा साइड। आयुष की साइड कोई भी नहीं है? ठीक है, एक जन ने बोलते दया खा के। तुम लोग स्नेहा दोनों, अंशिका स्नेहा तुम भी किसकी साइड हो? स्नेहा अंशिका, कोई भी साइड नहीं लिया तो कंफ्यूजन है। कहीं कोई स्लाइट ऐसे जा सकते हैं क्या हम, हल्का हल्का, कि शायद ये थोड़ा सही बोल रहा हो। हाँ, ऑलमोस्ट वही लग रहा है, जल्दी बोलो। नहीं है कोई साइड ये। आंसर बदल भी करिए। चलो, मैं आयुष के साइड हूँ, कोई नहीं हो रहा है तो ठीक है। उसने सही पकड़ा कि उन लोगों ने एयरलाइंस को हम गिल्टी नहीं करेंगे। क्यों? देखो, इंसान है भैया, इंसान से भी गलती होती। एक जगह अप्रूव किया था उसका वीजा, दूसरी जगह नहीं किया था, जिसकी जो डाउट था, जिसकी वजह से कंज्यूमर को नुकसान हुआ है, ठीक है। पर उन लोगों ने अपनी तरफ से सब कुछ किया। एक नॉर्मली उसको कंफर्ट देने के लिए कॉम्पनसेट भी दिया था, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा दिया, और क्या किया, उसको सेम डे पहुंचा दिया जहां उसको जाना था। ये इमोशनल है, अपॉलॉजी और ये वो। पर अगर कोर्ट के हिसाब से सोचो तो उसको लिखा है सम अमाउंट और सेम डे पहुंचा दिया, तो दूसरी एयरलाइंस की टिकट किसने करके दी? एयरलाइन कंपनी ने। तो उस चीज के लिए आप गिल्टी ट्रीट करोगे एयरलाइन वालों को? भैया आपसे भी गलती हुई है तो वो अपने डिफेंस में जब बोलेंगे कि हमने ये सब कर दिया था, तो भी कंज्यूमर बोलेगा कि नुकसान हुआ है, तो भी वो उसको बोलेंगे कि वो तुम बेयर करो, क्योंकि तुम्हें सम अमाउंट ऑफ मनी भी दिया है और फिर टिकट्स भी करके दी, तुम्हें उसी दिन पहुंचा दिया था और तुम्हारे वीजा जेरोक्स लग रहा था, वो उनकी ड्यूटी, उनने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है। उसने उसको कोई जानबूझ के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स या फिर उसके अगेंस्ट है कंज्यूमर इंटरेस्ट की, ये सब नहीं किया है। उन्हें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी है जिस पोजीशन में वो बैठे, ठीक है। क्योंकि उनने सब फेयरली और गुडविल के अमाउंट पे ही दिया था पैसा। नहीं, अगर उतना अमाउंट कोर्ट में ये भी तो जायज होता कि अगर मानो उसकी मीटिंग थी कोई तो वो मैं बोल रही हूँ, उसको बहुत नुकसान हुआ है। मैंने बोला कि उसको बहुत नुकसान हुआ है, पर एक जेन्युइन तरीके से आप जो चीज सॉल्व कर सकते हो, उसको उन लोगों ने वहीं पे सॉल्व कर दिया था। उसकी शादी में ठीक है, उसकी शादी मिस हो गई, तभी भी अब स्टाफ ने उसके एक दिन की शादी के पैसे तो नहीं दे। चलो, ये केस तो हमने पढ़ा है। अरे यार, चलो 2 केसेस हम कल करेंगे, फिर 2 केसेस बचे, ठीक है।
वो जो कमीशंस हैं